वेलकम टू न्यू वीडियो एपिसोड 36 नया पंगा। शाम के 8 बज चुके थे और दिन भर शॉपिंग करके शौर्य और माया अपने विला पहुंच गए थे। विला पहुंचते ही माया ने जिद करके शौर्य से टीवी इंस्टॉल करवाया। उसके बाद वह टीवी के साथ चिपक गई और शौर्य को पूरी तरह इग्नोर कर दिया। आज वह बिल्कुल छोटी बच्ची जैसा व्यवहार कर रही थी। तभी शौर्य को लगा अगर वह माया को कुछ सिखाने बैठा तो वह उसे कुछ बातें समझा नहीं पाएगा, उससे अच्छा किसी और लड़की को बोलकर उसे समझाने दिया जाए। तभी उसके मन में आर्या का ख्याल आया, पर उसने सोचा अगर इसके बारे में आर्या उस पर शक करने लगे तो फिर उसे झूठ बोलना पड़ेगा और एक झूठ छुपाने के लिए कई और झूठ परोसे जाएंगे। उससे अच्छा है कि अभी उसे यहाँ बुला लूं और सब कुछ सच बता दे। उसने तुरंत आर्या को कॉल किया और उसे अपने विला पर बुला लिया। जब आर्या विला पहुंची तो उसने माया को देखा जो भला की खूबसूरत थी। उसे देखकर आर्या को अपने दिल में कुछ अजीब लगा, पर उसने कुछ कहा नहीं। तभी शौर्य आर्या को माया से मिलते हुए बोला, आर्या ये है माया जो कि एक गार्डियन है। इसी ने मेरी जान बचाई थी जब मैं समुद्र में कूद गया था। अगर ये न होती तो मैं आज जिंदा नहीं होता। इनका इस दुनिया में कोई नहीं है तो मैंने इन्हें ये रहने के लिए बुला लिया है और तुम अपने दिमाग के घोड़े दौड़ाओ। उससे पहले मैं बता दूं कि वह सिर्फ मेरी दोस्त है और इसने अपनी पूरी जिंदगी जंगल में बिताई है, तो इन्हें शहर के तौर तरीके मालूम नहीं। तो मैं चाहता हूँ कि तुम इसे ये सारी बातें समझाओ, मेरा मतलब है सारी बातें। शौर्य ने एक ही सांस में सब कुछ जल्दी जल्दी बता दिया और अपनी सांस छोड़ी दी और फिर माया को देखकर बोला, ये आर्या है और ये मेरी होने वाली पत्नी है। माया और आर्या शौर्य को अजीब नजरों से देख रही थी, फिर वो दोनों एक दूसरे को देखने लगी। कुछ देर बाद जब आर्या ने सब कुछ समझ लिया तो वह बोली, ओह तो आपका नाम माया है, आप बेहद खूबसूरत है, जैसे कोई अप्सरा हो। माया बस उसकी बात पर मुस्कुराए और कुछ नहीं बोली। शौर्य चाहता तो अभी आर्या को डायमेंशन का सच बता सकता था, लेकिन उसे डर था कि ये सारी बातें देखकर कहीं आर्या उसे कोई साधु या बाबा ना समझने लगे। फिर वह माया से बोला, माया तुम आर्या से बहुत कुछ सीख रही हो, तो बदले में तुम्हें भी इसे कुछ सिखाना होगा। तुम इसे सारी युद्ध कला और साधना सिखा सकती हो, जिस वजह से वह भी एक ताकतवर नारी बन सके। माया ने अपना सिर झुकाकर तुरंत कहा, जी स्वामी, मैं इन्हें सब कुछ सिखा दूंगी। जब आर्या ने उसका रवैया देखा तो वो सकपका गई, तो बात को संभालते हुए बोला, बात यह है कि माया जिस जगह से आती है वहां वे एक दूसरे को आदर से बुलाते हैं। मैंने उसे कई बार कहा है कि वह मुझे शौर्य बुला सकती है, लेकिन ये नहीं मानती। आर्या ने भी इस झूठ को जैसे तैसे पचा लिया और कुछ नहीं बोली। कुछ समय बाद आर्या माया को एक कमरे में ले गई और वह दोनों वहीं बैठकर बातें करने लगी। तब तक शौर्य किचन में गया और उसने खाना बनाना शुरू किया। शौर्य जब अकेला रहता था तो घर के नौकर उसे समय पर खाना नहीं देते थे। अगर उसकी दादी ने बताया तो भी उसे कई बार बासी खाना पड़ता था, तो उसने खुद ही अपने कमरे में एक छोटा स्टोव लेकर रखा था और अपने पार्ट टाइम जॉब से मिले पैसों से वह सामग्री लाकर अपने लिए खाना बनाया करता था। सिर्फ कुछ त्योहारों पर उसे घर का ताज़ा खाना मिलता था, वह भी दादी सामने होती थी, इसी वजह से नहीं तो उसे खुद ही खाना बनाना पड़ता था। आज शौर्य ने दिन भर में खरीदे हुए सारे इंग्रेडिएंट्स पहले डिब्बों में भर दिए, उसके बाद उसने खाना बनाना शुरू किया। थोड़ी ही देर में खाना बन चुका था और शौर्य ने खाना टेबल पर सजा दिया था। दोनों लड़कियां कुछ देर बाद अपने कमरे से बाहर आए। इस वक्त दोनों बहुत खुश लग रही थी, मानो वो एक दूसरे को पहले से जानती हो। जब आर्या ने टेबल पर ढेर सारा खाना देखा तो वह सरप्राइज हुई और बोली, शौर्य क्या तुम इतना अच्छा खाना बना लेते हो? बाय गॉड, मुझे भी तुमसे सीखना पड़ेगा। माया भी थोड़ी हैरान थी, लेकिन कुछ नहीं बोली और कुर्सी पर आकर बैठ गई। आर्या और शौर्य भी खाना खाने बैठ गए। तभी आर्या खाते खाते बोली, शौर्य मैं सोच रही हूँ माया को मैं अपने साथ रखूं, इससे दो काम हो जाएंगे, एक वह लोगों से मिल पाएगी और यहाँ के तौर तरीके नज़दीक से सीख पाएगी, दूसरा मैं भी उसके साथ रहकर उससे कुछ सीख पाऊंगी। ठीक है, तुम उसे अपने साथ रख सकती हो, बस ये बात याद रखना कि वह हमारे नए तौर तरीकों से अनजान है। और माया तुम अगर कोई परेशान करे तो उसकी जान लेने में बिल्कुल पीछे मत हटना, सीधा ऐसे लोगों को यमराज के दर्शन करवा देना, क्योंकि अभी का जो समाज है वह औरतों को गंदी नजरों से ही देखता है। माया ने भी अपना सिर हाँ में हिलाया। कुछ देर बाद सभी का खाना खत्म हुआ तो शौर्य उन्हें छोड़ने के लिए बाहर आ गया। वह अपनी गाड़ियों में विला से बाहर निकले ही थे, तभी शौर्य की गाड़ी को रास्ते पर रोका गया। शौर्य के सामने एक अधेड़ उम्र का मस्कुलर बॉडी का गंजा आदमी खड़ा था। देखकर लग रहा था कि वह कोई गैंगस्टर होगा। उसके गले में मोती चैन थी, हाथ में अंगूठियां थी और मुंह में एक सिर दबा रखी थी। शौर्य ने तुरंत अपनी कार रोकी और वहां नीचे उतारा और आर्या जो माया के साथ दूसरे गाड़ी में थी उन्हें आगे जाने का इशारा कर दिया।
आर्या थोड़ी घबराई थी लेकिन उसने फिर भी गाड़ी को तेज दौड़ाते हुए वहां से निकल गई। शौर्य ने उस आदमी को एक बार देखा और बड़ी ही आलसी के साथ बोला, अब तुझे क्या चाहिए? अबे जल्दी बोल, कल कॉलेज जाना है। जब शौर्य की ऐसी बात सुनी तो वह आदमी हंसने लगा और बोला, बच्चे थोड़ी देर पहले तूने जिसकी पिटाई की थी ना, मैं उसका बड़ा भाई हूँ। मेरा नाम जुनैद अंसारी है और पूरे जिले का अंडरवर्ल्ड मेरे नाम पर चलता है। तुझे उसे हाथ लगाने से पहले सोचना चाहिए था। अब क्या करने वाला जुनैद अंसारी शौर्य के साथ? क्या अंडरवर्ल्ड से पंगा शौर्य को महंगा पड़ेगा या फिर शौर्य इन्हें भी तोड़ मरोड़ कर निपटा देगा? जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ पॉकेट नॉवेल पर। एपिसोड 37 अंडरवियर का बेताज बादशाह। जब शौर्य ने जुनैद अंसारी की बात सुनी तो उसे कोई हैरानी नहीं हुई और लापरवाही से बोला, ओह तो वह सुअर तेरा भाई था। तभी सोचूं वह इधर उधर मुंह क्यों मार रहा था। फिर भी चलो, मैंने उसे माफ कर दिया, उसे जिंदा छोड़कर। लेकिन तू टकले यहाँ पर आकर मुझे धमका रहा है कि मैंने उसे क्यों मारा। तुझे पता नहीं, अगर कोई गलती करता है तो उसे उसकी सजा भी फ्री में मिलती है। क्या तेरी माँ ने दूसरी औरतों को उठाने के लिए सिखाया है क्या? तेरी माँ कोई कोठे वाली तो नहीं थी ना? शौर्य की बातें जुनैद को अंदर तक चुभी थी। शौर्य सिर्फ उसकी नहीं, उसकी माँ की भी बदनामी की थी, वो भी इतने लोगों के सामने। जुनैद अपने दांत पीसते हुए बोला, बच्चे लगता है तुझे मरने का कोई डर नहीं है। तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे माँ के बारे में ऐसा बोलने की? वो मेरा भाई था तो वो कुछ भी कर सकता है। अगर उसे कोई लौंडिया पसंद आती है तो वो उसे अपने साथ ले जा सकता है और वह उस लड़की की खुशनसीबी होती है कि वह मेरे भाई को पसंद आई थी। तभी शौर्य तपाक से बोला, लेकिन अब तुम्हारा भाई किसी लड़की को तो छोड़ो, वो किसी लड़के को भी कभी पसंद नहीं कर पाएगा। जुनैद ने जब ये सुना तो उसके सिर पर नसें उभर आई। आज तक किसी ने उसके साथ इतनी बदतमीजी नहीं की थी और उसके बाद का इस तरह कभी मजा नहीं उड़ाया था, लेकिन उसके सामने खड़ा लड़का उसका मजाक तो उड़ा ही रहा था, साथ में उसे सीरियसली नहीं ले रहा था। बच्चे, मैं अभी तक तुझे बच्चा समझकर तुझे धमका रहा था, लगता है तेरे दिन भर गए हैं। मैं तुझे एक आखिरी मौका देता हूँ, चुपचाप अपने घुटनों पर बैठकर मुझसे माफी मांग, वरना मैं तेरी लाश भी पीछे नहीं छोड़ूंगा। हाँ हाँ हाँ, अबे टकले, लगता है तू मेरी बात समझा नहीं। चल, आज तुझे मैं मेरे खास दोस्त से मिलवाता हूँ। इतना कहकर शौर्य ने अपनी हथेली आगे की और उसके हाथ पर बना तलवार का टैटू चमकने लगा और वहां बड़ा हुआ और एक लाल रंग की तलवार में तब्दील हुआ। शौर्य ने उसे बड़े प्यार से अपने हाथ में पकड़ा और बोला, इससे मिलो, ये मेरी दोस्त रक्त सम्राज्ञी है। इसे इंसानों का खून बहुत अच्छा लगता है, खास करके पापी इंसानों का। इतना कहकर शौर्य ने एक कदम आगे बढ़ाया और वह गायब हो गया। कुछ ही सेकंड्स में वह अपनी जगह वापस आ गया। जब ध्यान से देखा तो पाया कि उसकी तलवार से खून टपक रहा था। एक चर की आवाज हुई और जुनैद के पीछे खड़े आदमी कई टुकड़ों में बिखर गए। जुनैद के सामने लाशों के टुकड़ों का ढेर लगा हुआ था। उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। जुनैद, जो खुद एक माफिया का डॉन था, उसने अपनी जिंदगी में कई लाशें देखी थी पर ऐसा नरसंहार नहीं देखा था। उसने तुरंत उल्टी कर दी। हर तरफ खून ही खून दिख रहा था। जुनैद अब अपने घुटनों पर बैठा था। शौर्य ने उसकी तलवार जुनैद के गले पर रखी और बोला, तेरे पास और बहुत साल थे जिंदा रहने के लिए, पर तूने एक गलती कर दी। तू भूल गया कि सामने वाला भी एक इंसान ही है। तुझे तेरा घमंड और ताकत का नशा डूबा गया। अगले जन्म में याद रखना कि किसी भी महिला का सम्मान करना चाहिए, उसे सिर्फ हवस की नजरों से नहीं देखना चाहिए। छठ को आवाज हुई और जुनैद का सिर धड़ से अलग होकर रास्ते पर गिर गया। शौर्य अपनी तलवार को अपने शरीर में रखकर बड़बड़ाया, ये साला अंडरवर्ल्ड वाला काम और अंडरवियर वाला ज्यादा लग रहा था। चलो, आज के बाद द्वारिका से एक हैवान खत्म हो गया। अब ये पुलिस का झमेला मेरे गले ना पड़ जाए। ऐसा कहकर उसने अपनी सिर खुजाया और बोला, सिस्टम, इसके सारे काले कारनामों का रिकॉर्ड निकालो और मेरे मोबाइल पर सारा डाटा ट्रांसफर कर दो। सिस्टम ने तुरंत उसके गुनाहों की सारी जानकर शौर्य के मोबाइल पर ट्रांसफर कर दी। तभी शौर्य ने अपने जेब से पेनड्राइव निकाला और उसे पेनड्राइव में सेव कर दिया। उसके बाद उसने सिस्टम से कहकर सारी जानकारी सीबीआई और पुलिस को भेज दी। अगर जुनैद के मुखबिर पुलिस में होंगे तो वो इस डाटा को डिपार्टमेंट के हाथ नहीं लगने से सकते थे। इसके बाद शौर्य ने नर्क की अग्नि प्रकट की और सारी लाशों को जला दिया। अब सिर्फ उन लोगों की गाड़ियां वहां पड़ी थी। इधर पुलिस स्टेशन में हंगामा मचा था। आज जुनैद और उससे जुड़े सभी पॉलिटिशियन के नामों की लिस्ट और उनके आतंकवादियों के साथ मिले होने के सबूत उन्हें एक अज्ञात सोर्स से मिले थे। जुनैद के मुखबिरों ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन उससे पहले उन्हें अरेस्ट किया गया। उसके बाद जुनैद के भाई को भी हॉस्पिटल से अरेस्ट किया गया।
जब पुलिस ने उसकी हालत के बारे में इन्वेस्टिगेशन किया तो शौर्य का नाम सामने आया तो कमिश्नर ने तुरंत दुष्यंत को बताया। दुष्यंत ने शौर्य का नाम इस मैटर से हटाने के दिया। दुष्यंत को अच्छे से पता था कि उसका बेटा किसी को भी बिना वजह नहीं पीटता और सामने वाले का अपराध संगीन हो तो वो उसे कभी जिंदा नहीं छोड़ता। तभी अग्निहोत्री मैंशन के बाहर शौर्य की गाड़ी पहुंच गई। उसने उतरते ही आर्या को खबर कर दी कि वह सेफ है और वो अभी घर पहुंच गया है। जब वह घर के अंदर आया तो दुष्यंत, रागिनी और दीनानाथ सोफे पर बैठे थे। तभी दुष्यंत बोला, शौर्य कुछ देर पहले कमिश्नर का फोन आया था। वे कह रहे थे कि तुमने जुनैद अंसारी के भाई को बहुत बुरी तरह पीटा है तो मैंने कमिश्नर से कहकर वो मामला निपटा दिया है। शौर्य ने सिर्फ अपनी गर्दन हिलाकर उसे सहमति दी और बोला, जुनैद अंसारी भी मारा गया है और उसके खिलाफ के सारे सबूत पुलिस डिपार्टमेंट को दे दिए हैं। होम मिनिस्ट्री के चीफ होने के नाते आप जरा उस जुनैद से जुड़े लोगों पर कड़ी से कड़ी कार्यवाही कर देना। इतना कहकर शौर्य अपने कमरे में चला गया। इधर दुष्यंत, जिसने जुनैद के मौत के बारे में सुना, वह हैरान रह गया। कुछ देर सोचने के बाद उसने किसी को फोन मिलाया और सारे सबूत अपने मोबाइल पर मंगवाए। सारे सबूतों की जांच करने के बाद उन सभी के खिलाफ कार्यवाही के आदेश दुष्यंत ने जारी कर दिए। इसके बारे में उसने होम मिनिस्टर से भी बात की और सारा मामला समझा दिया। दूसरे दिन सुबह पूरा गुजरात हिल चुका था। आज कई बड़े बड़े लोगों को गिरफ्तार किया गया था। कई जगहों पर छापे मारे गए थे। ऊपर से सीबीआई भी इसमें शामिल हुई थी। और इन सारी घटनाओं के पीछे जो इंसान था वह घोड़े बेचकर बेड पर सो रहा था। कल अपनी तलवार का इस्तेमाल जब उसने किया था तो उसकी बहुत सारी आध्यात्मिक ऊर्जा खत्म हो चुकी थी। अभी जिस स्तर पर उसकी साधना थी वह कुछ पल के लिए ही अपनी तलवार इस्तेमाल कर सकता था। अब आगे क्या होने वाला है? क्या माया आर्या के साथ रह पाएगी? क्या शौर्य अपना बिजनेस चालू कर पाएगा? क्या शौर्य और उसके पेरेंट्स के रिश्तों में कोई सुधार आएगा? इन सभी बातों को जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ सिर्फ पॉकेट नॉवेल पर। एपिसोड 38, ये लड़का है या लड़की? शौर्य जो अपने बेड पर आराम से सोया था, उसकी नींद दरवाजे पर आवाज पड़ने से खुल गई। उसने तुरंत उठकर दरवाजा खोला तो सामने सिया खड़ी थी। उसने मुंह फुलाकर अपना चश्मा ठीक करते हुए कहा, भाई आप इतनी देर तक सो रहे हो? मेरे आज प्रैक्टिकल है और आज मैं आपकी वजह से लेट हो जाऊंगी। चलो जल्दी से तैयार हो जाओ। शौर्य ने अपनी आंखें मलते हुए घड़ी की ओर देखा और पाया कि घड़ी में 6:45 हो गए थे। कॉलेज का टाइमिंग 7 बजे का था। वह तुरंत मुड़ा और बाथरूम में चला गया। वह जिस रफ्तार से गया उसे देखकर सिया दंग रही थी। वह बड़बड़ाई, क्या भाई कोई सुपरमैन है? तभी शौर्य बाथरूम से नहाकर बाहर आ भी गया था। उसने जवाब दिया, तुम्हारा भाई हनुमान का भक्त है तो थोड़ी तो पूरी उसे हनुमान जी दे ही देंगे। इतना कहकर वह सिया के साथ नीचे आ गया। आज उसने अपनी थार ले जाने का फैसला किया था। उसने तुरंत चाबी लगाई और सिया को लेकर सीधे कॉलेज चला गया। शौर्य ने सिर्फ एक दिन में कॉलेज में सभी के बीच अपना खौफ पैदा कर दिया था। उसके आते ही पूरा कैंपस एकदम शांत हो गया। सारा शोर मानो अचानक बंद हो गया हो। तभी एक लड़की चीखते हुए बोली, ओ हैंडसम, तुम कोई प्रोफेसर हो यहाँ के? ये लोग तुम्हारे आने के बाद इतना शांत क्यों हो गए? शौर्य ने जब पीछे मुड़कर देखा तो पाया कि एक लड़की लड़कों जैसे कपड़े पहनकर और लड़कों जैसी हेयर स्टाइल बनाकर खड़ी थी। उसे देखते ही कोई भी मान लेता कि वह एक लड़का है। तभी शौर्य ने कुछ सोचा और बोला, मेरा यहाँ आज दूसरा दिन है कॉलेज में, मुझे भी कुछ मालूम नहीं है। तू बता, तू भी यहाँ नया है क्या? जब उस लड़की ने शौर्य की बात सुनी तो अपने आप को एक बार नीचे से ऊपर देखा और फिर शौर्य को घूरते हुए कुछ बोलने वाली थी, पर तभी शौर्य ने उसके साथ जो किया वह देखकर अवाक रह गई। शौर्य उसके पास आया और अपना हाथ उसके कंधे पर रखते हुए बोला, अरे यार, तू भी इन लोगों की तरह अब चुप मत बैठ, चल मुझे बता तू किस डिपार्टमेंट में जाना चाहता है, मैं तुझे वहां लेकर चलता हूँ। इतना कहकर शौर्य उसे हाथ पकड़कर खींचते हुए सिया के पास आया और बोला, ये देख, ये मेरी छोटी बहन है, बीटेक फाइनल ईयर में है। इसका नाम सिया है। अब तू बता, तेरे नाम क्या है? जब शौर्य की ये बात उसने सुनी तो वह झट से होश में आई और बोली, मैं शिखा चौधरी हूँ। जब शौर्य ने ये नाम सुना तो शौर्य ने नाटक करते हुए झट से उसका हाथ झटक दिया और बोला, ओह आई एम सॉरी, मैंने तुम्हें लड़का समझ लिया था। इतना कहकर शौर्य ने एक इनोसेंट सी स्माइल दी। सिया ने ये देखा तो उसने भी शौर्य का साथ देते हुए कहा, वो क्या है ना, थोड़ी सी मेरे भाई की गलतफहमी हुई थी तो उसने आपके साथ ऐसा बर्ताव किया। वैसे इसका नाम शौर्य है और वो हिस्ट्री का स्टूडेंट है। जब शिखा ने ये सुना तो वह कुछ नहीं बोली और शौर्य को घूरते हुई वहां से मेडिकल डिपार्टमेंट की ओर चली गई।
शौर्य और सिया भी उसके बाद वहां से चले गए। दोपहर को कॉलेज की छुट्टी के बाद वह दोनों घर की ट्रेड आ रहे थे, तभी उन्होंने रास्ते में शिखा को किसी से बहस करते हुए देखा। उन्होंने देखा कि शिखा की बाइक एक कार से टकराई थी और उस कार वाले का थोड़ा सूजा हुआ था। ऊपर से शिखा उसे मुंह में आए वो बोले जा रही थी, अबे अकल के अंधे, तेरी आंखें सड़क को छोड़ कहाँ देख रही थी? कभी लड़की नहीं देखी थी क्या को सीधा मुख पर तूने गाड़ी चढ़ा दी। अब चुपचाप मेरा हर्जाना दे दे वरना मैं पुलिस को बुलाकर तुझे अंदर कर दूंगी। साले 1.5 के तेरी औकात एक फटके की भी नहीं है और तू मुझे घुरेगा। तेरे ऐसे लाइट लगा दूंगी कि तू जिंदगी भर मुझे याद रखेगा, साला झाड़ की पत्ती। चल वटले यहाँ से और अगली बार जो काम कर रहा है उसी पर ध्यान दे। और इतना कहकर वह उसे फिर से मारने वाली थी, तभी शौर्य उसके पास जाकर उसे रोकते हुए बोला, शिखा जरा गुस्से पर काबू करो और जाने दो बेचारे को। शिखा ने जब शौर्य को देखा तो उसने उस आदमी को छोड़ दिया। तभी वह आदमी रोते हुए बोला, मैडम आई एम सॉरी बट मुझे लगा आप लड़का हो तो मैं आपको देख रहा था। क्यों, तू क्या गए है क्या? वो आदमी शर्मा कर बोला, हाँ मैडम इसीलिए मैं आपको देख रहा था। ये सुनकर शौर्य अपनी हंसी नहीं रोक पाया और वह जोर जोर से हंसने लगा। उसकी हंसी सुनकर शिखा और ज्यादा गुस्सा हो गई। उसने तमतमाते हुए अपनी बाइक पीछे ली और हेलमेट लगाकर तुरंत धुआं उड़ाते हुए निकल गई। सिया जिसने ये सब देखा था वह भी अपनी हंसी रोक नहीं पा रही थी और वह हंसते हुए बोली, भाई अब नहीं सुधरोगे, आपने उसे फर्ज गुस्सा दिला दिया है। शौर्य ने लापरवाही से कंधे उचकाए और गाड़ी में बैठ गया। कुछ ही देर में दोनों अग्निहोत्री मेंशन पहुंच गए। जैसे ही शौर्य ने घर में कदम रखा सारे नौकर अपनी जगह पर रुक गए और उसे देखने लगे। शौर्य को कुछ अजीब लगा और वह हॉल में आ गया। सामने एक खादी पहना हुआ आदमी बैठा था। वह दीनानाथ की तरफ देखकर जोर जोर से बातें कर रहा था। दीनानाथ, आपने उस नालायक को घर में आने कैसे दिया और उसने आपके सामने मेरे पोतों की ऐसी हालत कर दी। इस बात पर अब चुप कैसे बैठ गए? बोलो, कुछ तो बोलो, मुझे आज इस बात का जवाब चाहिए। तभी शौर्य की बाहर से आवाज आई, ये क्या हो रहा है? आज किसने घर में कुत्ते को घुसने दिया? बाहर निकालो इसे, कब से भूखे जा रहा है। शौर्य के मुंह से निकली ऐसी बात ने उस आदमी को बहुत गुस्सा दिला दिया और वह जोर से चिल्लाया, तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे कुत्ता बोलने की? तू अपने आप को समझता क्या है? मैं तेरे प्यार खानदान को एक पल में गायब कर सकता हूँ। तभी शौर्य उसके सामने आते हुए उसकी आंखों में आंखें डालकर बोला, तो करना तुझे रोका किसने है? वैसे भी ये मेरे कोई नहीं लगते लेकिन तेरे बेटी के जरूर लगते हैं। वह आदमी और कुछ बोलने वाला था, अचानक चुप हो गया क्योंकि वो हैरान हो गया था शौर्य के टेढ़े जवाब से। शौर्य आगे बोला, तुझे क्या लगता ही तेरे पोते दूध के धुले हुए थे जिन्हें मैं माफ करता, वो भी तब जब उन्होंने मेरे साथ ऐसी हरकत की थी। अब तू बता, मैंने तेरे पोतों से क्या मांगा था? क्या मैंने उनकी कोई चीज छीनी थी? क्या मैंने उनके खिलाफ कोई साजिश की थी? क्या मैंने उन्हें कोई तकलीफ दी थी? नहीं ना, तो फिर उन्हें क्या जरूरत थी बेवजह मेरे रास्ते में आने की? जब उस आदमी ने शौर्य की बात सुनी तो वह तुरंत चुप हो गया। फिर कुछ सोचकर बोला, वो मेरे यानी रघुनाथ पटेल के बेटे थे। उन्हें तुम पसंद नहीं थे इसीलिए उन्होंने तुम्हारे साथ बर्ताव किया होगा और जैसी तुम्हारी इस घर में हैसियत है तुम इस घर में रहने के लायक नहीं हो। अच्छा, और ये बात तय करने वाले तुम कौन होते हो? तुम्हें अपने बहू बेटे ठीक से संभाले नहीं जा रहे और हमारे घर में आकर मेरी हैसियत तय करने का अधिकार तुम्हें कब से मिला? क्या इस बुढ़े ने तुम्हें वह अधिकार दिया है? ये सुनकर रघुनाथ एकदम चुप हो गया। तभी शौर्य आगे बोला, तुम भले कोई पावरफुल मंत्री हो सकते हो पर वो लोगों के लिए यहाँ हमारे घर में आकर मुझे धमकाने की कोशिश भी मत करना वरना तेरा भी वही हाल करूंगा जो तेरे पोतों का हुआ है। इतना कहकर शौर्य ने उसके सीने पर अपना हाथ धीरे से फेर दिया और बोला, आज यहाँ आकर जो तुमने शोर मचाया है ना, उसके लिए ये छोटा सा गिफ्ट। तुम्हें पैरालिसिस मुबारक हो। इतना कहकर शौर्य पीछे हट गया। कुछ ही देर में रघुनाथ का पूरा शरीर जम गया। थोड़ी ही देर में उसका मुंह और हाथ पैर टेढ़े हो गए। शौर्य ने दीनानाथ को देखा और बोला, अपने बहू से कहो कि जल्दी इसे भी अस्पताल ले जाए, इसे पैरालिसिस हुआ है। दीनानाथ ने बिना देर किए अपनी बड़ी बहू को बुलाया और रघुनाथ को लेकर दवाखाने भेज दिया। अब क्या होगा शौर्य के साथ? क्या रघुनाथ के परिवार वाले चुप रहेंगे? क्या रघुनाथ अपना बदला लेगा? कैसा रहेगा शौर्य का आने वाला समय? शौर्य अपना बिजनेस कब स्टार्ट करने वाला है? इन सभी सवालों का जवाब जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ सिर्फ पॉकेट नॉवेल पर। एपिसोड 39 अभी और विशाल की रिकवरी। रघुनाथ पटेल की हालत खराब करने के बाद शौर्य अपने कमरे में चला गया। इधर दादाजी दीनानाथ हताश होकर सोफे पर बैठे थे।
उन्हें ये समझ नहीं आ रहा था उनका पोता जो कभी किसी को आंख उठाकर देखता तक नहीं था आज वह एक बदतमीज और बदमाश कैसे हो गया। ऊपर से उसकी राक्षसों जैसी ताकत जिसके सामने कोई नहीं टिक सकता। इसी उधेड़बुन में दीनानाथ बैठा था। तभी उसे उन गोलियों की याद आई जो शौर्य ने उसे अभी और विशाल को ठीक करने के लिए दी थी। दीनानाथ तुरंत सोफे से उठ गया और अपने कमरे से वो 2 गोलियां लेकर आ गया। इधर अस्पताल में आज अभी और विशाल की बगल में एक और बेड लगाया गया था जिस पर रघुनाथ को लिटाया गया था। रघुनाथ बार बार कुछ कहना चाहता था लेकिन कह नहीं पा रहा था। विशाल और अभी ने ये देखा तो उनकी हालत और ज्यादा खराब हो गई थी। आज सुबह उनके नानाजी उनका बदला लेने के लिए अग्निहोत्री मैंशन अकेले चले गए थे लेकिन अब वे भी अस्पताल में उनके बगल में पड़े थे। अभी की मां के आंसू रुक नहीं रहे थे। वह अपने पिता और बेटों के लिए रोए जा रही थी और बीच बीच में शौर्य को गालियां दे रही थी। विशाल के पिता चुपचाप ये देख रहे थे। जब से शौर्य घर पर रहने लगा है उसने घर में कदम नहीं रखा था। तभी उस वीआईपी वार्ड का दरवाजा खुला और दीनानाथ अपने हाथ में एक बक्सा लेकर अंदर आए। ये बक्सा हथेली जितना बड़ा था। उन्होंने ध्यान से देखा कि उनके दोनों पोतों के हाथ और पैर डॉक्टर्स ने जोड़ दिए थे मगर उनके वहंगब होकर भी उनके लिए उनका कोई फायदा नहीं था। दीनानाथ ने वह बक्सा खोला और उसमें से 2 गोलियां निकाली और अभी और विशाल के हाथ में देकर बोला, तुम दोनों इन गोलियों को बिना सवाल पूछे खा जाओ, उसके बाद मैं तुम्हें उसके बारे में बताऊंगा। दोनों ने बिना सवाल किए सीधा उन गोलियों को मुंह में रख दिया। कुछ ही देर में दोनों गोलियां उनके मुंह में घुल गई। थोड़ी देर बाद उनकी टूटी हुई हड्डियां ठीक हो गई और दोनों भाइयों ने तुरंत खड़े होकर चेक किया और पाया कि वे दोनों एकदम नॉर्मल हो गए हैं। तभी दीनानाथ बोले, तुम्हें शुक्र मनाना चाहिए कि शौर्य की दी हुई दवाएं तुम्हारे ऊपर काम आ गई। मैं चाहता हूं कि तुम उससे अभी जाकर माफी मांगो और अपने किए का प्रायश्चित करो। जो खुशी उन्हें ठीक होने के बाद हुई थी वो खुशी शौर्य का नाम सुनते ही गायब हो गई। दादाजी आप ये क्या बकवास कर रहे हैं? हम और उसे माफी मांगेंगे ये नहीं हो सकता। उसने हमारी ऐसी हालत की है और आप हमें उससे माफी मांगने के रहे हैं। दीनानाथ ने एक गहरी सांस ली और बोला, एक तो पहले तुमने उसे परेशान करके घर से बाहर निकाला, उसके बाद उसने तुम्हें तुम्हारे किए की सजा दी और बाद में तुम्हें उसने ठीक करने के लिए दवाई भी दी। ये उसका बड़प्पन था और तो और क्या तुम उसका कुछ बिगाड़ सकते हो जो इतना सीना चौड़ा करके बात कर रहे हो? भूल गए कैसे उसने तुम दोनों को कीड़ों की तरह मसल दिया था? दीनानाथ ने अपनी आवाज थोड़ी सीरियस करते हुए आगे कहा, जरा तुम सोचकर देखो, क्या इस दुनिया में ऐसी दवाएं हैं जो तुम्हारे घाव तुरंत भर सके, वो भी इस तरह की जिसे डॉक्टर्स भी ठीक नहीं कर पाए, वो भी कुछ मिनट में ठीक हो गया। अब अगर ऐसे इंसान से तुम्हें पंगे लेने का शौक है तो खुशी से लो, लेकिन एक बार अपने नाना को देख लो। तुम्हारे नाना की ये हालत बस उसके छूने से हुई है और वो कुछ भी कर सकता है। वो अब एक मायावी लड़का बन गया है। ऐसे इंसान से दुश्मनी यानी सीधे मौत को दावत देना होगा। अब तुम दोनों सोचो तुम्हें क्या करना है। अपने दादा की सारी बात सुनकर मानो अभी और विशाल अपने होश में आ गए हो। उन्हें वह मंजर याद आ गया जब शौर्य उन्हें पीट रहा था और कैसे उसने उन दोनों को चीखने का भी मौका नहीं दिया और उन्हें अपाहिज बना दिया था। ये सब सोचकर मानो उनकी रूह कांप गई हो। वो तुरंत शौर्य से माफी मांगने के लिए तैयार हो गए। उनके माता पिता जो वहां मौजूद थे उन्होंने भी दीनानाथ की बात मान ली और शौर्य से माफी मांगने के लिए तैयार हो गए। इधर शौर्य अपने कमरे में बैठकर अपने मोबाइल के साथ खेल रहा था। तभी उसे याद आया कि उसने आर्या के साथ शर्त लगाई है कि वह उसका बिजनेस स्टार्ट करेगा, उसे आर्या की कंपनी से बड़ा बनाएगा। वह तुरंत अपनी जगह से उठा और अपनी थार लेकर बाहर चला गया। उसे अपना बिजनेस शुरू करना था तो उससे पहले उसे किसी ऐसे बंदे की जरूरत थी जो उसका पैसा मैनेज करेगा और उसे सही जगह पर सही वक्त पर इन्वेस्ट करके उसे प्रॉफिट दिला दे। शौर्य अपनी कार को मेन हाईवे पर दौड़ा रहा था। कुछ दूरी पर जाने के बाद उसने अपनी कार अचानक ब्रेक मारकर रोक दी और देखा कि वही सड़क के किनारे एक बड़ी सी एसयूवी खड़ी है और कुछ लोग एक लड़की को जो नशे की हालत में थी उसे गाड़ी से बाहर निकाल रहे थे। शौर्य को ये बात खटक गई और वो तुरंत वहां पहुंच गया। तभी उस एसयूवी के अंदर से एक आदमी नीचे उतारा। उसने एक बिजनेस सूट पहना था और उसे देखकर लग रहा थी कि वह कोई बड़ा बिजनेसमैन है। गाड़ी से उतरने के बाद उसने अपनी क्यूबन सिगार को हाई फ्लेम के लाइटर से जलाया और एक गहरा कश लगाते हुए बोला, फाइनली तुम मेरे हाथ लग ही गई। तुम्हें बहुत घमंड था ना अपनी एकेडमिक्स पर, अब बताओ क्या तुम्हारी एकेडमिक्स तुम्हें मुझसे बचा पाएगी? उसने एक और कश लगाया और शैतानी हंसी हंसते हुए बोला, इसे अंदर लेकर चलो और उसके कपड़े उतार कर लिटा दो। मेरा काम होने के बाद मैं तुम्हें भी मौका दूंगा। सभी लोग उस लड़की को अंदर झाड़ियों में लेकर जाने ही वाले थे, तभी एक आवाज उन्हें सुनाई दी।
किसकी थी ये आवाज? क्या शौर्य इस लड़की को उनके हाथों से बचा पाएगा? कौन थी वह लड़की? इन सभी सवालों का जवाब जानने के लिए बने रहिए मेरे साथ सिर्फ पॉकेट नॉवेल पर। एपिसोड 40 कशिश चौधरी। 5 लोग एक लड़की को उठाकर झाड़ियों में लेकर जाने की तैयारी कर रहे थे, लेकिन उनके कदम एक आवाज से रुक गए। अगर एक कदम भी तुमने बढ़ाया तो तुम्हें सबसे दर्दनाक मौत दूंगा। यह आवाज एक सीधी धमकी दी उन लोगों को। जब उन्होंने पीछे मुड़कर देखा तो पाया शौर्य वहां पर खड़ा था। तभी वह बिजनेसमैन बोला, ए लड़के, चुपचाप यहाँ से चला जा वरना इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। तू मुझे जनता नहीं है। शौर्य ने उस आदमी को देखा और बेफिक्री से बोला, तुम्हारे गले में कोई बोर्ड मैंने लटका हुआ नहीं देखा जिस पर तेरा नाम लिखा हो। क्या तू कहीं का राजा महाराजा है कि तुझे हर कोई जानने लगे? शौर्य की बात सुनकर उस आदमी का सिर चकराने लगा और वह बोला, मैं आखिरी बार कह रहा हूं, यहाँ से चुपचाप चले जाओ वरना तुम्हारी लाश भी किसी को नहीं मिलेगी। जब शौर्य ने ये सुना तो वो मुस्कुराया और अपनी एक उंगली उसने हवा में तलवार की तरह घुमाई और एक आदमी जिसने उस लड़की को कमर से पकड़ा उसका हाथ काटकर नीचे गिर गया और उसके मुंह से एक जोरदार चीख निकल गई। वह आदमी दर्द में कराहते हुए नीचे बैठ गए। तभी शौर्य उस लड़की के पास फुर्ती से पहुंच गया और उसने उस लड़की को कमर से पकड़कर बगल में ले आया। शौर्य ने उसकी जांच की तो पाया कि इस लड़की को एक ड्रग दिया गया था। उसने तुरंत अपना हाथ इस लड़की के गले पर रखा और अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा से उसने उस ड्रग को उस लड़की के शरीर से बाहर निकाल दिया। उस लड़की ने बेहोशी की हालत में उल्टी कर दी और उसके मुंह से वह ड्रग और जूस बाहर निकल गया। शौर्य फिर उस लड़की को जमीन पर बिठाते हुए उसके माथे पर हाथ रखकर उसकी चेतना को जगा दिया। उसके ऐसा करते ही लड़की होश में आने लगी। शौर्य फिर इत्मीनान से उन आदमियों के पास चलते हुए आया और बोला, ऐसे क्या देख रहे हो, मुझे आदमियों में कोई इंटरेस्ट नहीं है। शौर्य की कही बात और उसकी हरकत इसमें कोई संबंध नहीं था। वे लोग भौचक्का होकर शौर्य को देख रहे थे। शौर्य ने अपनी उंगलियां चटकाई और फिर बोला, आजकल जहां जाओ वहां तुम जैसे लोग औरतों पर अत्याचार करते हुए नजर आते हैं। तुमने इन औरतों को समझ रखा है? तुम्हें अपने घर में अपने माता पिता ने कुछ सिखाया नहीं है क्या? मुझे देखो, मुझे अपने माता पिता ने जन्म होते ही त्याग दिया, कभी उन्होंने मुझे अपना प्यार नहीं दिया। इसका मतलब ये नहीं होता कि मैं उनका गुस्सा कुछ बेचारी लड़कियों पर उतारते फिरूंगा। चलो, अब तुमने ऐसी हरकत करने की कोशिश की है, इसका मतलब है तुमने पहले भी ऐसा किया है, तो उन लड़कियों की तरफ से मैं तुम्हें एक दर्दनाक मौत देता हूँ। इतना कहकर शौर्य ने अपना हाथ बढ़ाया तो उसके हाथ में एक लाल रंग की लंबी तलवार आ गई। शौर्य धीरे धीरे उन लोगों के पास चलकर जाने लगा। वह बिजनेसमैन घबराते हुए बोला, देखो, तुम ऐसा नहीं कर सकते, तुम कानून को अपने हाथ में नहीं ले सकते। मेरी कमिश्नर के साथ अच्छी पहचान है। शौर्य उसकी बात पर हंसते हुए बोला, तो क्या कमिश्नर का नाम लेने से तुम्हारी मौत यमराज कैंसिल नहीं कर सकते? इतना कहकर शौर्य ने वह तलवार उस आदमी के घुटने में घुसेड़ दी। वह आदमी दर्द में बहुत चीखने लगा। शौर्य ने अपनी जेब से रुमाल निकाला और उसके मुंह में ठूंस दिया। फिर शौर्य उस तलवार को उसके घुटने में वैसे ही छोड़कर दूसरे लोगों की तरफ मुस्कुराते हुए देखने लगा। फिर उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया और एक आदमी को उसकी गर्दन से पकड़कर ऊपर उठाया और बोला, तुम जैसे कुत्ते दूसरों के इशारों पर बिना सोचे समझे उल्टे सीधे काम करते हैं और तुम लोगों की वजह से ही इन जैसे कमजोर लोग बेगुनाह लोगों को परेशान करने की हिम्मत करते हैं। इतना सुनकर शौर्य ने उसकी गर्दन आराम से तोड़ दी। इतनी देर से बाकी लोग ये सब होते हुए सिर्फ देख सकते थे पर अपनी जगह से हिल नहीं सकते थे, क्योंकि शौर्य जब किसी को मारने के मूड में होता है तो उसके ऑरा से निकला प्रेशर बहुत ज्यादा होता है। इसके बाद शौर्य ने बाकी बचे 3 लोगों को भी बड़े दर्दनाक तरीके से मार डाला। इधर वह लड़की जो होश में आ चुकी थी वह ये चुपचाप होते हुए देख रही थी, लेकिन उसकी भी हिम्मत नहीं हो रही थी कि वह कुछ बोलकर शौर्य को रोक। आखिर में शौर्य उस आदमी के पास आया जिसके पैर में उसने तलवार घोंप दी थी। उसे देखकर शौर्य मुस्कुराते हुए बोला, जब भी तुम किसी लड़की की इज्जत लूटते हो तो तुम्हें बहुत मजा आता है ना? कभी उसके दर्द के बारे में सोचा है? चलो, मैं तुम्हें वह दर्द महसूस करवाता हूँ। इतना कहकर शौर्य ने वह तलवार उसके घुटने से बाहर निकली और उसके नाभि के नीचे घुसेड़ दी। फिर उसने उसे बाहर निकाला और उसके शरीर पर छोटे छोटे कट लगाने लगा। उसका हर एक कट उसकी नसों को काट रहा था। कुछ देर बाद वह आदमी बेहोश हो गया। फिर शौर्य ने आखिर में उसके दिल में वह तलवार घुसेड़ दी और बोला, अगले जन्म में कभी भी किसी लड़की के साथ बुरा करने की सोचना भी मत। और हाँ यमराज, अगर पूछे तो उन्हें के देना, युद्ध के देवता के नए वारिस ने तुम्हें भेजा है। जब शौर्य उसे खत्म करके मुड़ा तो उसने देखा कि वह लड़की उसे डरकर देख रही थी, तो शौर्य मुस्कुराते हुए देखा और बोला, क्या आप ठीक है?
जब मैं यहाँ से गुजर रहा था तो मैंने इन लोगों को तुम्हें बेहोशी के हालात में यहाँ लेट हुए देखा, तो मैंने तुम्हें उनके हाथों से बचा लिया। इतना कहकर शौर्य ने अपना हाथ आगे बढ़ाया। वह लड़की उसका हाथ घबराकर पकड़ते हुए उठ गई और उसे धन्यवाद देने लगी। शौर्य ने भी उसे एश्योर किया कि वह सेफ है, तो फिर उसने उन लाशों को नर्क की अग्नि से जला दिया। ये सब वह लड़की अपनी आंखों से होते हुए देख रही थी। उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। ये कैसी पावर्स थी? इसने ये कैसे किया? ये लड़का आखिर कौन है? ये सारे सवाल उस लड़की के दिमाग में घूम रहे थे। अपना काम निपटाने के बाद उस लड़की को वह अपनी थार में बिठाकर शहर की ओर वापस ले आया। एक कॉफ़ी शॉप पर रुककर उसने उस लड़की को थोड़ा चाय नाश्ता करवाया और बोला, मैंने अभी तक आपको अपना नाम नहीं बताया है। मेरा नाम शौर्य है और मैं एक कॉलेज स्टूडेंट हूँ। मैं आज अपने बिजनेस के लिए एक फाइनेंस मैनेजर ढूंढने निकला था, लेकिन रास्ते में मेरी आपसे मुलाकात हो गई, तो मैं अपना काम कल देखूंगा। ओह, आई एम सॉरी, मेरी वजह से आप अपना काम नहीं कर पाए। वैसे मेरा नाम कशिश चौधरी है और मैं राजस्थान से हूँ। मैं इस शहर में अपनी बहन के साथ रहती हूँ। वह एक मेडिकल रिसर्चर है, और जैसा आपने कहा मैं भी एक फाइनेंस मैनेजर हूँ, पर मैं अपने क्लाइंट के फंड्स और उनके बिजनेस आइडिया समझकर ही उनके साथ काम करना पसंद करती हूँ। मेरी पिछली कंपनी अच्छी थी, पर उसका सीईओ मुझे डोरे डाल रहा था, तो मैंने उसे छोड़ दिया। ये कैसा सहयोग है? क्या कशिश बनेगी शौर्य की नई मैनेजर, या फिर शौर्य को ढूंढना पड़ेगा नया मैनेजर? आगे क्या होने वाला है, जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ सिर्फ पॉकेट नॉवेल पर। थैंक्स टू जियोंग ऑन टेलीग्राम। सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोज़।